विजय कौशिक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये ज़मीनी मुद्दे हैं, ये ज़मीनी मुद्दे हैं, इन पर कोई पॉलिसी नहीं लाई जाती, इन पर कोई बड़ी बहस नहीं छेड़ी जाती, लेकिन अलग तरीके से कि टैक्स स्लैब क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को कितनी छूट मिलनी चाहिए, निवेश कितना आए, परसेंटेज ऊपर नीचे, वो आंकड़ों में उलझाकर बजट पेश किया जाता है। ज़मीनी मुद्दों को लेकर कोई पॉलिसीज़ बजट में क्यों नहीं आती, खासतौर पे आवारा पशुओं की या फसल बीमे की या किसी तरह 100 तरीके की परेशानियां जो किसानों को आती है। हम बात क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारे, जम्मू कश्मीर भी, और ज़मीनी मुद्दे जो किसानों के हैं उन पर कोई पॉलिसी बजट में क्यों नहीं लाई जाती है? सिमरन जी, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा था कि ये बजट विकास का बजट होगा, और हर साल सरकार द्वारा यही कहा जाता है कि बजट विकास का बजट होगा, लेकिन ये विकास है क्या? कोई भी विकास हमारे जीवन को सुगम बनाता है, हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, इसलिए विकास की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी गर्मी में पंखा तक नहीं होता था, आज कूलर है, एसी है, लेकिन आज वो एसी अगर ओजोन परत में सुराख कर रहा है या उसके कारण और पर्यावरण की कई गंभीर समस्याएं हो रही हैं, तो उन पर भी तो विचार करना ज़रूरी है। तो आज विकास के नाम पर अगर हमारे देश का बजट विनाश की तरफ इस देश को ले जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर विकास होगा तो उससे सबका फ़ायदा होगा, और विनाश होगा तो सबका नुकसान होगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं। हमने कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया था कि भाई किसी भी चीज़ के लिए कोई योजना तो होनी चाहिए। अगर आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आप कैसे, क्या पॉलिसी है? क्या देश की जनता के ऊपर टैक्स लगाकर, क्या देश की जनता का लहू निचोड़कर इस देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाई जाएगा? एक राजा को एक वरदान मिला था, क्योंकि वो पैसे का बहुत भूखा था, कि भाई वो जिस चीज़ को छुएगा तो वो सोने की बन जाएगी। एक दिन उसने अपनी बेटी को छू लिया था, तो नतीजा क्या रहा? वो रोने लगा। तो ये जो पैसे की भूख है या अर्थव्यवस्था की जो टैक्स की भूख है, इससे ये देश उन्नति नहीं कर सकता, एक दिन देश को रोना पड़ेगा। क्यों? सबूत के साथ बताता हूँ आपको कि हम मेडिक्लेम क्यों कराते हैं। जब सरकार हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में विफल रहती है, तो एक सिक्योरिटी के तौर पर हम पैसा देकर एक सुरक्षा खरीदते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो अस्पताल में इलाज के खर्चे के लिए जो 2-4 लाख रुपए हैं वो एकाएक ना हुए तो क्या होगा, उसलिए मेडिक्लेम कराते हैं। सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। LIC बीमा पॉलिसीज़ क्यों कराते थे? सरकार हमेशा इस तरह की योजनाओं को प्रोत्साहन क्यों देती थी कि भाई इससे सरकार के पास बहुत मोटा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है जो देश के विकास में लगता है। सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। अब मुझे ये बताइए, स्वास्थ्य सुविधा आप दे नहीं रहे, आदमी को दूसरा इंतजाम कर रहा है, उस पर भी टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी हो गई है। आप ये देखिए, लोगों का जीना हराम हो रहा है। आज आपने खाद्यान्न उत्पादनों पर भी टैक्स लगा दिया कि भी मैं चावल लेने के लिए गया, उन्होंने कहा जी अब 10 किलो का कट्टा नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सरकार की पॉलिसी आ गई, अगर 26 किलो से कम है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो कंपनियों ने अब बताइए 26 किलो का कट्टा कौन खरीदे? तो ज़मीनी स्तर पर मुद्दा ये है कि सरकार के मुताबिक, जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक टैक्स की व्यवस्था आटे में नमक जैसी होनी चाहिए कि आदमी का जीवन ना घुटे। आज टैक्स के कारण लोग मरने के लिए मजबूर हैं, ये ज़मीनी हकीकत है। अगर इसे विकास में क्यों? सरकार का तो खजाना बढ़ रहा है ना, सरकार को तो हर चीज़ से टैक्स मिल रहा है। सरकार तो दावे कर रही है हमारा GST कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ क्रॉस कर गया, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के मुद्दे हैं। अभी पिछले दिनों सरकार ने एक नियम और बना दिया, 10 साल पुरानी गाड़ी 15 साल पुरानी गाड़ी कबाड़े में कर दी जाएगी। देश का ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप में से किसी भी परिवार की गाड़ी मात्र 20,000 किलोमीटर चली है 10 साल में, 50,000 किलोमीटर चली है, तो आपने क्या गुनाह किया है कि आपकी गाड़ी को कबाड़े में बदल दिया जाएगा? अरे पश्चिमी देश जो हमारे से तरक्की में कितना आगे हैं, कितने कितने पूंजीपति हैं, वहाँ भी सिस्टम क्या है, एक टाइम लिमिट के बाद आप अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराएंगे, आपकी होगी, उसकी लिमिट होनी चाहिए गाड़ी की, नहीं साल नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट ओके है, चलने लायक है, तो उससे निश्चित तौर पर अगर आपकी गाड़ी सड़क पर चलेगी तो देश का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये याद रखना। नुकसान उन परिस्थितियों में अगर कोई गाड़ी अगर वो कंडम है और फिर भी चल रही है, ऐसी गाड़ियों को हटाया जाना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो मिडिल मैन है आज उसकी कमर टूटी पड़ी है। आज गेहूं का आटा क्या रेट खा रहे हैं हम? 40-40 रुपए किलो बाजार में मिल रहा है, 50-50 रुपए किलो MP का आटा मिल रहा है। आप ये बताइए
कि भाई सरकार हम लोगों के माध्यम से देश की तरक्की करेगी या आम जनता को मिटाकर देश की तरक्की करेगी। क्योंकि किसी भी मुद्दे पर सरकार हम किस लिए चुनते हैं कि वो जनता को राहत दे, लेकिन आज राहत की बात नहीं है। क्योंकि हर जगह देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, हम कहते हैं विकास विकास। जितने भी मुख्यमंत्री हैं आज पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं कि जी हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए हमारे यहाँ, और चलन क्या चल रहा है कि एक उद्योगपति ने कौड़ियों के भाव नोएडा में ज़मीन ले ली, यहाँ फैक्ट्री लगा दी। उसके बाद राजस्थान सरकार कहती है या कोई दूसरे प्रदेश की सरकार कहती है आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको इतनी छूट देंगे। यहाँ कौड़ियों की ज़मीन को करोड़ों में बेचकर वो जाकर दूसरी जगह इंडस्ट्री लगा लेता है। एक एग्रीकल्चर लैंड, अगर हम एक बंजर ज़मीन को देखें उसे उपजाऊ बनाने में 50 वर्ष लग जाते हैं, और हम एक झटके में एग्रीकल्चर लैंड को बंजर ज़मीनों में बदलते जा रहे हैं। भूमिगत पानी दूषित होता जा रहा है। 450 एकड़ जहाँ हम बैठे, आप मुझे बताइए अगर किसी अंग्रेज को दिल्ली एनसीआर में हम लाकर रख दें, प्रदूषण से मर जाएगा। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, जब पहले दिल्ली में प्रदूषण होता था कहते थे पंजाब का किसान पराली जला रहा है उससे प्रदूषण आ रहा है। अब पंजाब में उनकी सरकार आ गई तो अब कोई प्रदूषण नहीं है। ऐसी केंद्र सरकार की स्थिति है। हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि आज भाजपा क्या कहती है, अरे कांग्रेस ने जो गलत काम किए थे हम तो उनकी भरपाई कर रहे हैं। अरे भाई कल को कांग्रेस आएंगे, हम आएंगे तो हम ये कहेंगे कि तुमने गड्ढे खोदे, हम भरपाई कर रहे हैं। सवाल ये आपको चुना इसलिए गया था, आप काम करके दिखाएं आपने काम क्या किया है। तो निश्चित तौर पर बजट के नाम पर हलवा ही खाया जाता रहेगा हर साल, अगर जनता को राहत नहीं मिली तो। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार। बिल्कुल, विजय कौशिक जी आप बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सरकार की जो नीतियां, मैं अभी भाई साहब की बातें सुन रहा था कि क्यों नहीं पहुंच पाती ये पॉलिसीज, हमें इस बात पर गहराई से सोचना होगा। सरकार की जो नीतियां हैं वो हमेशा दोहरी रहती हैं, कभी स्पष्ट नहीं होती। जैसे एक तरफ सरकार कहती है बिजली बचाइए, दूसरी तरफ कहती है नहीं आपको इतना यूनिट का बिल तो भरना ही पड़ेगा। इसी तरीके से सरकार ये कहती है कि भी पान गुटखा तंबाकू मत खाइए, फिर इनको बिकवा कौन रहा है? बिकवा भी तो सरकार रही है। टैक्स कौन ले रहा है? सिगरेट के ऊपर, शराब के ऊपर सरकार ही तो ले रही है। तो ये डबल नीतियां, जैसे सरकार ने कहा था कि एक देश एक टैक्स व्यवस्था, इसलिए हम जीएसटी को लेकर आए, तो भैया फिर पेट्रोल डीजल को क्यों निकाल रखा है? क्यों? क्योंकि सरकार की नीयत है जनता को लूटना, ना कि राहत देना। सरकार ये चाहती है कि हमारे पास जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना हम काम करके दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आम जनता की कमर टूट गई तो क्या होगा? मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। आज से कुछ वर्ष पहले देश के तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने एक हड़ताल की थी। वो हड़ताल पता किस लिए की थी? शायद आप लोगों को मालूम ना हो, मैं बताता हूं। उन्होंने हड़ताल ये की थी कि भाई ये जो आप जो टोल जगह जगह आपने लगा रखे हैं, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इस टोल से आप कितनी कमाई करते हैं। सरकार ने एक फिगर दी कि भाई हम इनसे इतनी कमाई करते हैं। तो सभी ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये जो टैक्स है ये हमारे ऊपर थोप दीजिए आप। हम 1 साल का एडवांस आपको टोल के रूप में ये दे देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? कार वालों को भी फायदा होगा, उनकी फ्री कारें निकलेंगी और लोगों को भी फायदा होगा। अब आप सोच रहे हैं ट्रांसपोर्टर को क्या फायदा होगा? भाई जो साल भर का टैक्स के तौर पर देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जी एक टोल पर खड़े खड़े हमारी गाड़ियां इतने का डीजल फूंक देती हैं, ये देश का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, हमारे ड्राइवर के कई घंटे बर्बाद होते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। तो सरकार ने क्या कहा? अच्छा हम विचार करेंगे। सरकार ने आज तक उस व्यवस्था को खत्म नहीं किया, वो विचार कभी क्योंकि हुआ सब नहीं। लूट का माध्यम है, सब कमाई का माध्यम है। यहाँ के ही एक पुल का उदाहरण आपको मालूम होगा, उसकी जो टाइम लिमिट थी, उसकी टाइम लिमिट के बाद भी टोल वसूला जा रहा था, लोग कोर्ट गए, जब जाकर उस पर रोक लगी। बिल्कुल ऐसी तो माइन्यूट, बिल्कुल बहुत माइन्यूट। कौशिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल मैं एडिशनल आपसे पूछना चाहूंगी। अभी ट्रांसपोर्टेशन की आपने बात की थी और टोल प्लाजास की बात की थी। सभी जानते हैं जो रोड्स बनती है कई बार पीपीपी मॉडल्स पे बनती है, तो क्या पीपीपी मॉडल्स के सहारे देश की डेवलपमेंट करना वो आर्थिक तौर पर लोगों पर और बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से टोल के रूप में अलग से टैक्स देने पड़ जाते हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो हाथी के दांत की तरह हैं, खाने की और दिखाने की और उसमें घनानंद जी ने भी कुछ बातें जोड़ दी हैं, उनका भी मैं जवाब दे दूं। भाई जब कोई गाड़ी सड़क पर आती है तो आपकी गाड़ी की एक लिमिट तय होती है कि 10 साल, तो 10 साल का रोड टैक्स सरकार आपसे ले लेती है।
और अगर टैक्सों के आधार पर हम देखें तो 30 से 50% तक आप अपनी गाड़ी खरीद में टैक्स देते हैं। बहुत बड़ी लूट है अगर देखा जाए तो। और उसके बावजूद भी अगर आपको टोल देना पड़े तो ये तो सरासर डकैती है। इसके अलावा जब आप गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाएं और आपको पता चले कि इसकी कीमत है 40 रुपये और आपसे लिए जा रहे हैं 90 रुपये, 100 रुपये, तो यानी कि आप हर कदम पर पैसा ही पैसा दे रहे हैं। अरे भाई, कहीं तो हमें छूट होनी चाहिए। अब सरकार दो आधार पर चल रही है। एक तो वो क्या कहती है कि देखिए हमने बजट बढ़ा दिया, हमारे पास टैक्स ज़्यादा आने लगा, हम सरकार को सुविधा दे रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको ये सुविधा दे रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी, जिसका जूता उसी का सिर। आपकी जेब से 1000 रुपये लूटा गया और 100 रुपये आपको इनाम के तौर पर दे दिया, तो बताइए क्या ये व्यवस्था अच्छी है क्या? बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं लूटो ही क्यों भाई, क्योंकि जब आप 1000 रुपये लूटते हो तो वो अफसरों और नेताओं से होता हुआ, और बाद में जब 100 रुपये हम तक आता है तो उसमें से वो पैसा तो हमारी जेब से कौन लोग खा गए, हमारे पैसे पर कौन कौन लोग पल गए। तो इससे तो आप लूटो ही मत ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 100 रुपये 200 रुपये। हम ये कहते हैं जहाँ देने की जरूरत है, कौन सा ऐसा भारत का नागरिक है जो देश के विकास में योगदान नहीं देना चाहता? मुझे बता दीजिए आप। सब देते भी हैं सर। लेकिन क्या हमारी गर्दन की कीमत पर इस देश का विकास होगा तो क्या ये देश बच पाएगा? कभी नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई राष्ट्र कैसे मजबूत होता है? अगर इस देश का नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत है। सिर्फ एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूं। अगर इस देश का नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत है और सरकार कहे कि भाई देश के ऊपर विपदा आ गई, पैसा दीजिए, तो आप देंगे नहीं देंगे? हर आदमी दे देगा। अगर आप स्वास्थ्य के नजरिए से मजबूत हैं और सरकार कहे कि भाई युद्ध शुरू हो गया, लड़ने के लिए आगे आ जाओ, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत हैं, आप आगे आओगे नहीं आओगे? या अगर खांस रहे हो टीबी के मरीज की तरह या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो तो क्या आगे आओगे? बिल्कुल। तो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है इस देश का नागरिक, बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं है, तो याद रखना इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गुलाम होने से, बर्बाद होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और जिस तरीके से